आज मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन क्यों अहम है और ये मीडियम अगर इन फ्यूचर सक्सेसफुल हो सकता है तो क्यों हो सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पीछे बहुत सारे मीडियम्स जो हैं वो ह्यूमैनिटी यूज़ कर चुकी है और हर मीडियम जो था वो पिछले आने वाले मीडियम से ज़्यादा देर तक चल चुका है। लेकिन अगर हम बिटकॉइन को देखें, अगर इसकी पुरानी हम हिस्ट्री को चेक करें, जैसा कि आप लोग जानते हैं बैंकिंग सिस्टम को अगर आप अपने यानी कि अपनी आप खुद अगर आप यूज़ करते हैं बैंकिंग सिस्टम, आप अपनी अगर हिस्ट्री को चेक करें बैंकिंग की, तो आप जानते हैं कि आए दिन किसी न किसी ट्रांजैक्शन के अंदर इशू बना होता है। कभी लिंक डाउन हो जाता है, कभी बैंकिंग स्लो हो जाती है, कभी एटीएम में पैसे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बिटकॉइन मीडियम को चेक करें, पिछले 12 साल की आप हिस्ट्री को चेक करें, तो आप देखेंगे कि इसकी एक भी ट्रांजैक्शन जो है ना तो उसकी स्पीड कम हुई ना उसकी फ़ीस बढ़ी। ये 99.9% इसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो 100% स्पीड के साथ सक्सेसफुल हुई हैं बगैर किसी इशू के। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ है बिटकॉइन की। ठीक है, तो बिटकॉइन अगर कामयाब हो सकता है तो क्यों कामयाब हो सकता है, ये एक थोड़ी सी इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसकी। ठीक है, तो जो साइंसदान हैं वो अगर किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मुआवजा करना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम किसी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेक करें कि वो कितनी ज़्यादा दूर हैं, तो वो कैसे चेक करते हैं। हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टूल है, वो है रोशनी, लाइट, नूर। सिर्फ उसके ज़रिए ही हम जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैं उनकी दूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह के अगर हम चाँद की दूरी का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी लेज़र होती है, उस लेज़र से रोशनी चाँद पर फेंकी जाती है और वो रोशनी का टाइम पीरियड नोट किया जाता है कि वो कितनी देर में चाँद पर पहुंची है और फिर कैलकुलेशन की जाती है, क्योंकि रोशनी की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है या 2,84,000 माइल्स पर सेकंड है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैं वहाँ तक लाइट पहुँचने में और ज़्यादा टाइम लेती है। अगर सूरज का अंदाज़ा लगाएं तो सूरज पर रोशनी 8 मिनट में पहुँचती है। सूरज हमसे 8 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर सूरज आज बंद हो जाए तो हमें 8 मिनट पता भी नहीं चलेगा कि सूरज बंद हो गया, क्योंकि वहाँ से आने वाली रोशनी हम तक पहुँचेगी 8 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हाँ सूरज बंद हो गया, नई रोशनी वहाँ से नहीं आ रही। अगर हम चाहते हैं कि जो रोशनी नई इस वक्त सूरज से निकल रही है वो देखें तो आपको 8 मिनट मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह साइंसदानों ने टेलीस्कोप्स के ज़रिए दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स को नोट किया। कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जिनकी रोशनी हम तक कुछ दिनों में पहुँचती थी, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जिनकी रोशनी हम तक कुछ हफ्तों में, कई ऐसे थे जिनकी रोशनी महीनों में और कुछ ऐसे थे जिनकी रोशनी कई सालों में पहुंचती थी। ठीक है, अगर हम अपने पास वाले सोलर सिस्टम का अंदाज़ा लगाएं, जैसे कि हमारा अपना एक सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर कम से कम एक सूरज होता है, उसकी एक प्लानिटरी डिस्क होती है और उसके ऊपर बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इस तरह अगर हम अपने पास वाले सोलर सिस्टम का अंदाज़ा लगाएं तो वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, उसके प्लैनेट्स हैं प्रॉक्सिमा सेंटोरी ए और प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। ठीक है, तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है वो उसका स्टार सिस्टम है, वो जो उसका सोलर सिस्टम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, उसके सूरज का नाम हम साइंसदानों ने रखा हुआ है। तो वहाँ से रोशनी हम तक 4.4 सालों में पहुँचती है, यानी कि 4.4 साल वो रोशनी सफ़र तय करती है और फिर हम तक पहुँचती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती है, तो 4.4 साल में रोशनी हम तक पहुंचती है। तो वो सोलर सिस्टम कितना दूर है और ये सबसे ज़्यादा नज़दीक सोलर सिस्टम है। तो साइंसदान कहते हैं कि हमें कुछ ऐसे सोलर सिस्टम भी मिले हैं या हमें कुछ ऐसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी मिले हैं जिनकी रोशनी हम तक कई मिलियन ईयर्स में पहुंचती है, या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं जिनकी रोशनी कई बिलियन ईयर्स में, कई अरबों सालों में हम तक पहुंचती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी दूर होंगे और ये कायनात कितनी बड़ी है। ठीक है, अब इस चीज़ का बिटकॉइन के साथ या इस मीडियम के साथ क्या ताल्लुक़ है वो मैं आपको थोड़ी देर के अंदर समझाऊंगा। ठीक है, तो साइंसदान मानते हैं कैलकुलेशन के बाद, एक प्रॉपर निसाब और प्रॉपर डिस्कशन, प्रॉपर कैलकुलेशन और प्रॉपर एजुकेशन के बाद साइंसदान ये बात मानते हैं कि अगर इतनी बड़ी कायनात है तो हो सकता है कि कहीं और भी ज़िंदगी मौजूद हो सकता है कि वो हमसे ज़्यादा समझदार हो सकता है कि वो हमसे कम समझदार हों। ठीक है, तो उन लोगों ने कहा कि अगर हम इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं या इस चीज़ को अपने निसाब के अंदर शामिल करना चाहते हैं, आने वाले नए स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, नए एस्ट्रोनॉमर्स को, नए जो साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो एस्ट्रोनॉमी को समझना चाहते हैं, जो साइंस को समझना चाहते हैं, जो नेचर को, जो कायनात को समझना चाहते हैं, अगर वो स्टडी करें तो वो इसको कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटी सी बात बताऊँ, साइंसदान ये मानते हैं कि हो सकता है कि हमारी अपनी गैलेक्सी के अंदर हमारे अपने सूरज की तरह के 100 अरब
और सूरज मौजूद हो सकते हैं, जिनकी अपनी प्लानिटरी डिस्क हो सकती है और हर प्लानिटरी डिस्क के ऊपर उनके अपने बहुत सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं। और हो सकता है कि किसी प्लैनेट के ऊपर पानी लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद हो। पानी लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होने के लिए ज़रूरी है कि वो प्लैनेट अपने सूरज से इतनी दूरी पर मौजूद हो कि पानी ना तो बर्फ़ बने, ना ही वो बार बनकर उड़ जाए गर्मी की वजह से, ठीक है। इसको कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन, ठीक है। तो उस प्लैनेट का ज़रूरी है कि वो अपने सूरज से इतनी दूरी पर मौजूद हो कि उसके ऊपर जो पानी मौजूद है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद हो। और अगर ऐसा हुआ कि वहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद हुआ तो वहाँ पर ज़िंदगी भी हो सकती है, ठीक है। तो साइंसदान मानते हैं कि बहुत सारे सोलर सिस्टम, जिस तरह के हमारा अपना सोलर सिस्टम है, इस तरह के अरबों खरबों सोलर सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक क्लस्टर। इस तरह के हज़ारों लाखों करोड़ों क्लस्टर्स मिलकर बनाते हैं एक सुपर क्लस्टर, और बहुत सारे सुपर क्लस्टर मिलकर बनाते हैं एक गैलेक्सी, ठीक है। और साइंसदान ये मानते हैं कि हमारी अपनी कायनात के अंदर कम से कम 200 ट्रिलियंस गैलेक्सीज़ हो सकती हैं। तो इस बेस के ऊपर मज़ीद कुछ कैलकुलेशंस की बेस के ऊपर साइंसदान मानते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर और ज़िंदगी भी मौजूद हो। वो हमसे कम समझदार या ज़्यादा समझदार हो सकती है। इसकी भी कैलकुलेशन करने के लिए साइंसदानों ने सिविलाइजेशन की 3 टाइप्स बनाई हैं। साइंसदान कहते हैं कि जो पहली टाइप सिविलाइजेशन है या जो टाइप 1 सिविलाइजेशन है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने प्लैनेट की एनर्जी का, अपने प्लैनेट के रिसोर्स का 100% इस्तेमाल करते हों। यानी कि ज़मीन के अंदर जितने भी मादनी आते हैं, ज़मीन के अंदर जितने भी ज़खायर हैं, पानी हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी रिसोर्सेज ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, उनका 100% इस्तेमाल कर रहे हों। या कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन जो कायनात में कहीं पर भी मौजूद है, जिस तरह हम इंसान हैं उस तरह कोई और भी हो सकते हैं, तो वो अपने प्लैनेट के रिसोर्सेज का 100% इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो टाइप 1 सिविलाइजेशन कहलाएगी, ठीक है। हम इस वक्त टाइप 1 सिविलाइजेशन के 0.72% पर मौजूद हैं। अगले 100 से 150 सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे, ओके। टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए ज़रूरी है कि वो सिविलाइजेशन अपने सोलर सिस्टम के 100% रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हों। यानी कि अपने सूरज की रोशनी का 100% इस्तेमाल, 100%, ओके। इस वक्त हम अपने सूरज की रोशनी का करोड़वां % भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी हमने सीखा है रिसेंटली सोलर सिस्टम यूज़ करना। हम सोलर प्लेट्स लगाते हैं और सूरज की रोशनी, उस रोशनी के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके ज़रिए हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, या वैसे ही हम उस एनर्जी को, उन चार्ज पार्टिकल्स को यूज़ करते हैं हीट के लिए, पौधों के लिए, या मुख्तलिफ़ तरह के मामलात के लिए। लेकिन फिर भी हम अपनी सूरज की रोशनी का करोड़वां % भी, तकरीबन 8 करोड़ से ऊपर जाकर परसेंटेज बनती है जो हम उसका यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इतने करोड़ % अभी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने सोलर सिस्टम की एनर्जी का 100% इस्तेमाल कर रही है, अपने सोलर सिस्टम के रिसोर्सेज का 100%, यानी कि अपने सूरज का भी और अपने प्लानिटरी डिस्क के ऊपर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके अंदर मौजूद 100% रिसोर्सेज, और उन प्लैनेट्स के जो चांद हैं उनके अंदर मौजूद रिसोर्सेज का, जिस तरह हमारा एक चांद है, हमारी ज़मीन का एक चांद है, हमारे अपने सोलर सिस्टम में और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, किसी के 5 चांद हैं, किसी के 10 चांद हैं, किसी के 30 चांद हैं, किसी का 100 चांद है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम का मतलब है कि अपने सूरज की रोशनी का, उस प्लानिटरी डिस्क के ऊपर मौजूद सारे प्लैनेट्स के रिसोर्सेज का, और सारे प्लैनेट्स के चांदों के रिसोर्सेज का, और सारे एस्ट्रॉयड, यानी कि कम्प्लीटली अपने सोलर सिस्टम के रिसोर्सेज का 100% इस्तेमाल कर पाने वाली सिविलाइजेशन कहलाती है टाइप 2 सिविलाइजेशन। टाइप 3 सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो अपनी गैलेक्सी के अंदर मौजूद 100% रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही हो। यानी कि हमारे अपने सूरज जैसे 100 अरब और सूरज मौजूद हो सकते हैं, और हर सूरज के अपनी प्लानिटरी डिस्क है। किसी के अंदर 8, जिस तरह हमारे इस वक्त 9 प्लैनेट है, किसी के अंदर 10 प्लैनेट हो सकते हैं, किसी के अंदर 100 प्लैनेट हो सकते हैं, किसी के अंदर 10,000 प्लैनेट हो सकते हैं। 100 अरब ऐसे सोलर सिस्टम है जो सिर्फ हमारे सूरज की तरह हो सकते हैं। इस तरह के और भी मौजूद होंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि गैलेक्सी कितनी बड़ी होती है। यानी कि बहुत सारे सोलर सिस्टम का झुंड मिलकर बनता है क्लस्टर, उसके बाद बहुत सारे क्लस्टर्स का झुंड मिलकर बनता है सुपर क्लस्टर, और इसी तरह सुपर क्लस्टर्स का झुंड मिलकर बनता है एक गैलेक्सी। और इन सारे के सारे रिसोर्सेज का 100% इस्तेमाल करने वाली सिविलाइजेशन कहलाती है टाइप 3 सिविलाइजेशन, ओके। तो टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमारे पास
एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो प्लानिटरी लेवल पर बोली जाती हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस वक्त इंग्लिश जो है ये बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर बोली जा रही है। आने वाली जो नई जनरेशन है उनके लिए लाजमी है कि वो इंग्लिश सीखे। और अगर आप देखें अगले 20 साल 30 साल 50 साल तो इंग्लिश जो है ये एक प्लानिटरी लैंग्वेज बन जाएगी। हमारे लिए ज़रूरी है टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए कि हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज हो जो हमें आज़ादी देती हो कि हम इस दुनिया में इस प्लानट में कहीं पर भी जाएँ और किसी के साथ भी बात कर लें। हम सबकी लैंग्वेज एक ही होनी चाहिए। और अगर आप बात करें मीडियम की, अगर आप पाकिस्तान के अंदर हों तो आपको रुपीज़ यूज़ करना पड़ता है, अगर आप इंडिया के अंदर हैं तो आपको INR यूज़ करना पड़ता है, अगर आप अमेरिका में हैं आपको डॉलर यूज़ करना पड़ता है, अगर आप इस प्लैनेट के किसी भी हिस्से पर हैं तो उस हिस्से की स्पेसिफिक कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई होती है, स्पेसिफिक मीडियम आपके ऊपर अप्लाई होता है। टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारा एक ही मीडियम हो, एक ही मीडियम, एक ही ज़रिया हो लेन देन का। और अगर हमारे पास ऐसा सिर्फ एक मीडियम होना चाहिए जो कि प्लानिटरी मीडियम कॉल किया जाए, यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी वही मीडियम यूज़ हो बिटकॉइन, अमेरिका के अंदर जाएं तो वही मीडियम यूज़ हो बिटकॉइन, ठीक है। अगर हम इस तरह का कोई मीडियम देखें जो कि प्लानिटरी मीडियम बन सकता हो तो हमारे पास रुपीज़, डॉलर, INR ये इतने अच्छे मीडियम मौजूद नहीं हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेशनरी मीडियम हैं, डिफ्लेशनरी मीडियम नहीं है। मतलब कि इनकी सप्लाई जो है ये फिक्स्ड नहीं है, ये किसी भी वक्त लिक्विडिटी इंजेक्शन लगा देते हैं, ये मशीनें लगाते हैं, उसके अंदर पेपर लगाते हैं और नई करेंसी प्रिंट कर देते हैं। जो करेंसी इन्फ्लेशनरी है वो कभी भी प्लानिटरी मीडियम नहीं बन सकती। लेकिन अगर आप बिटकॉइन को देखें इसकी सप्लाई फिक्स्ड है, ये डिफ्लेशनरी करेंसी है, ये 21 मिलियन है, ये सारी ज़िंदगी 21 मिलियन ही रहेगा। अगर आप इसकी पुरानी हिस्ट्री को चेक करें, पिछले 12 सालों की हिस्ट्री को आप चेक करें, 99.9% इसकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई हैं, 100% ही हैं। तो ये मीडियम इस काबिल है कि ये प्लानिटरी मीडियम बन सके। अभी ये इस वक्त स्टार्ट में है, अभी इसको सिर्फ 12-13 साल हुए हैं। अगले 20-30 सालों में ये प्लानट जान जाएगा कि इस मीडियम के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि ये प्लानिटरी मीडियम माना जा सके। तो अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर आना चाहते हैं, अगर आप लोग बिटकॉइन के अंदर आना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा वक्त है, इसको आप मिस ना करें और इसको लाजमी इसको गेन करें इस अपॉर्चुनिटी को। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर लाजमी है, इसके बारे में मज़ीद जाने हैं। मैं अपने ही चैनल के ऊपर मज़ीद वीडियोस पेस्ट करूँगा, पूरी की पूरी ट्रेनिंग पेस्ट करूँगा, आप लाजमी देखिएगा। थैंक यू।